नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति इस साल 9% घटकर 1 लाख करोड़ रुपए रह गई है। ये किसी भी साल की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। करीब 100 अरब डॉलर का ये सामूहिक नुकसान पिछले साल के आकलन के बाद से कमजोर होते रुपए और सेंसेक्स में 3% गिरावट के दोहरे दबाव के कारण है। विश्लेषकों के मुताबिक ये गिरावट इस बात का भी संकेत है कि ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता, सीमित पूंजी निवेश और इन्वेस्टर्स की सुस्त धारणा ने ऊर्जा और टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे तक सभी क्षेत्रों के भारतीय अरबपतियों को कैसे प्रभावित किया है। अमीरों की नेटवर्थ में भारी गिरावट के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। हालांकि उनकी संपत्ति में 12% की कमी आई। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी और उनके परिवार की संयुक्त संपत्ति 92 अरब डॉलर है। ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल की संपत्ति 3.5 अरब डॉलर कम हो गई। भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल की संपत्ति इस दौरान 3.5 अरब डॉलर बढ़ गई। वे अब चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। HCL के फाउंडर शिव नाडार की भी संपत्ति में कमी आई। घरेलू शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद IPO के जरिए पैसा जुटाने के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। बर्नस्टीन के विश्लेषण के मुताबिक 2025 में इंडियन कंपनीज ने IPO के जरिए 14.2 अरब डॉलर की राशि जुटाई। अमेरिका 52.9 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। हांगकांग में 23.4 अरब डॉलर और चीन में 16.2 अरब डॉलर IPO के जरिए जुटाए गए। प्राइमरी मार्केट में 74 इंडियन कंपनीज ने IPO से 85,241 करोड़ रुपए जुटाए। ये पिछले 5 सालों में प्राइमरी मार्केट से जुटाई गई तीसरी सबसे बड़ी धनराशि है। इसमें 30,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए खुले 3 बड़े IPO बी-वर्क इंडिया, टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया शामिल नहीं हैं। पिछले 21 महीनों में भारत में 161 कंपनियों के IPO लिस्टेड हुए। इन शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को औसत 22% का रिटर्न दिया, जो बड़े बाजार इंडिकेटर्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है। इन शेयर्स ने पिछले 7 क्वार्टर्स में से 5 में निफ्टी के रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने अपने नेचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में एक और माइलस्टोन हासिल किया है। देश में 1,55,00,000 PNG घरेलू कनेक्शन है और सरकार ने 2034 तक इस संख्या को बढ़ाकर 12,60,00,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने X पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि अभी 25,429 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क 2030 तक 33,475 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा 8,258 CNG स्टेशन देश भर में ग्रीन परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं। 75 years ago, when India became free, the dream was of self-rule. Today, as we march towards 100 years of independence, the dream has grown bigger, self-sufficiency in every sphere, including energy. Think of a home in 2047. The lights are powered by clean, renewable energy. The car outside runs on green hydrogen. The industries thrive on technology built in India. And this future is not a dream, its foundations are already being laid. 1.55 crore families today cook with PNG, piped natural gas, delivered straight to their kitchens. City gas distribution now covers 307 geographical areas, bringing convenience to homes across the nation. By 2034, PNG will reach over 12.6 crore households, changing the way India cooks. The natural gas grid already spans 25,429 kilometers of pipelines, and by 2030 it will stretch to 33,475 kilometers, carrying energy to every corner of India. And it's not just kitchens. India's streets are also going green, with 8,258 CNG stations, fueling cleaner transport for millions of vehicles every single day. Our refineries, with a cumulative capacity of over 258 million tons per annum, rank us as the 4th largest refining hub in the world.
And with 114 CBG plants producing 780 tons a day, India is turning waste into wealth, creating clean fuel and green jobs. Under the vision of Prime Minister Narendra Modi, India is not just racing towards becoming an energy self-sufficient nation, but also leading the global transition to clean energy. By 2047, when India celebrates 100 years of independence, we will stand tall as a nation powered by its own strength, living the true spirit of Amrit Kaal. एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट ट्रेनिंग से जुड़ी कथित चूक के मामले में इंडिगो पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयरलाइंस ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला लिया है। ये जुर्माना कैटेगरी सी एयरपोर्ट्स पर पायलट ट्रेनिंग के दौरान मान्यता प्राप्त सिमुलेटर्स का इस्तेमाल न करने के कारण लगाया गया। कैटेगरी सी एयरपोर्ट्स को आमतौर पर चुनौतीपूर्ण अप्रोच और ऑपरेशनल कंडीशंस के लिए जाना जाता है। इंडिगो ने कहा है कि वो इस आदेश को उचित अपीलेट अथॉरिटी के सामने चुनौती देगा। कपड़ा मंत्रालय ने मैन मेड फाइबर परिधान, फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में कई संशोधन किए हैं। इन बदलावों का मकसद उद्योग की मौजूदा चुनौतियों को दूर करना, नए इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना और इस सेक्टर में डेवलपमेंट को गति देना है। संशोधित प्रावधानों के तहत अब ज्यादा प्रोडक्ट्स को योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए एलिजिबल बनाया गया है। इसके अलावा न्यूनतम इन्वेस्टमेंट की सीमा को भी आधा कर दिया गया है और इंसेंटिव पाने के लिए जरूरी इंक्रीमेंटल टर्नओवर मानक को 25 से घटाकर 10% कर दिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता में जहां व्यापार और टैरिफ हथियार बन गए हैं, इंडिया अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। देश को ग्लोबल मार्केट पर निर्भर हुए बिना खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 120वीं सालाना बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की 46% आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जिससे इस निर्भरता को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र को मजबूत करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में खाद्यान्न के लिए ग्लोबल मार्केट पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं के मामले में हम ग्लोबल एवरेज पर हैं, लेकिन दलहन और तिलहन में हम पीछे हैं। हमें दलहन और खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। हमने प्राकृतिक खेती का एक मिशन लॉन्च किया था, क्योंकि उर्वरकों का संतुलित उपयोग एक लक्ष्य तो ये है, दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती। और डांग जैसे जिले उदाहरण है इसका, जहां बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग नहीं होता। अब प्राकृतिक खेती में भी अब तक लगभग 15 लाख किसानों ने, 15,44,000 किसानों ने को नामांकित किया गया है और 6,20,000 हेक्टेयर जमीन पर ये प्राकृतिक खेती करेंगे। लेकिन इनमें से विशेष बात यह है कि 1.5 लाख किसान जिनने प्राकृतिक खेती की है, वो अब सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, प्रमाणन उनका किया जा रहा है। तो उनमें से चिन्हित किसानों को प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाण पत्र भी देंगे। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.